Hello everyone. In this video, I will explain you about the conditions of consumer equilibrium, and to explain it we will use cardinal utility analysis. So students, let me discuss first about the case of a single commodity. Consumer equilibrium in case of a single commodity. So let me first define the consumer equilibrium. So it refers to a situation in which a consumer spends his income on purchase of a commodity in such a way that gives him maximum satisfaction. तो ये कंडीशन होती है जब कोई कंज्यूमर अपने इनकम को स्पेंड करता है कमोडिटी को परचेज़ करने में, और वो इस तरह से स्पेंड करता है कि वो इतनी क्वांटिटी परचेज़ करे। मतलब यहाँ पर जो कमोडिटी का परचेजिंग है वो क्वांटिटी से रिलेटेड है कि एक कमोडिटी परचेज़ करनी है, 2 या 3 या 4 या 5 को क्वांटिटी से रिलेटेड है कि क्वांटिटी जो है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कंज्यूमर होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आप इसको एक बार अगर आपको नहीं जिसमें कोई प्रॉब्लम है डीएमयू में तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने स्टडी किया है कि जैसे जैसे कंज्यूमर नंबर ऑफ कमोडिटी की कंजप्शन इंक्रीज़ करता है तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है। ठीक है। नाउ जब हम ये समझेंगे कि भाई सिंगल कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए दो कंडीशंस एग्जिस्ट होनी चाहिए। नंबर वन कंडीशन व्हेन एम यू एक्स इजकल टू प्राइस ऑफ एक्स, और नंबर टू कंडीशन टोटल गेन डिक्रीजेज with additional purchase after equilibrium. So let we discuss the first condition. तो फर्स्ट कंडीशन जो आपकी है वो एम यू एक्स इजकल टू प्राइस ऑफ एक्स। एम यू एक्स क्या है? प्राइस ऑफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर एम यू इम्प्लाइज कर रहा है, एम यू इम्प्लाइज हियर सेटिस्फैक्शन एंड प्राइस इम्प्लाइज हियर सेक्रीफाइस। तो मीन्स वो ये जो हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में अभी स्टडी किया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है कंजप्शन में किसी कमोडिटी के, वो कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को इम्प्लाइज करती है। और जितना कंज्यूमर खर्च कर रहा है ना, अपने इनकम को खर्च कर रहा है, वो सेक्रीफाइस होता है। तो जब सेटिस्फेक्शन इक्वल होगा सेक्रीफाइस के, मतलब जितना कंज्यूमर ने पेड किया उतना ही उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है ना। उस कंडीशन में वो मैक्सिमम क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा होगा और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा होगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। नाउ अब ये कंडीशन पढ़ते हैं भाई अगर ये नहीं होगा, वाई नॉट, अगर एम यू एक्स ग्रेटर देन, एक कंडीशन तो यही है, ये तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में अगर ये नहीं होता है तो उसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तो दूसरी कंडीशन ये कह रहती है कि या तो एम यू एक्स ज़्यादा होगा और या फिर प्राइस ऑफ एक्स ज़्यादा होगा। तो ये तो होगी, या तो बराबर है या दोनों में से एम यू एक्स ज़्यादा होगा या प्राइस ऑफ एक्स ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट कंडीशन जब एम यू एक्स ग्रेटर है प्राइस ऑफ एक्स से, व्हेन एम यू एक्स इज़ ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या होता है? कंज्यूमर गेन्स मोर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है किसके कंपैरिजन में? जितना वो सेक्रीफाइस करा है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई ये तो हो गया आपका सेटिस्फेक्शन और ये हो गया आपका सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है और सेक्रीफाइस कम है, हैंस ही गेट्स प्रिपेयर्ड टू बाई मोर। अब लगता है कंज्यूमर को भाई अभी उसको जितना वो खर्च कर रहा है उससे ज़्यादा उसको मिल रहा है, वापस मिल रहा है, तो उसको और एक्सपेंडिचर करना चाहिए। मतलब उसको और नंबर ऑफ कमोडिटी वो परचेज़ कर सकता है या कंज्यूम कर सकता है। यहाँ पर परचेज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं। डीएमयू में हम कंजप्शन बिहेवियर पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पे कहा कि हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है कस्टमर, यहाँ पर वो क्योंकि परचेज़ कर रहा है अपने इनकम को स्पेंड करके। तो लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट्स, लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट्स हो जाएगा। लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है कि जैसे जैसे कमोडिटी, पहली कमोडिटी कंज्यूम करी, सपोज 12 डीएमयू है, डीएमयू सेकंड कमोडिटी परचेज करी, सपोज 10 है, थर्ड की 8 है, क्या हो रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। सो एम यू फॉल्स, एम यू क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। एज ही बाइज मोर, और जैसे जैसे वो ज़्यादा बाई करता जाता है
तो ये और फॉल्स हो जाएगी। एंड बिकम, और एक कंडीशन वो आएगी जब ये दोनों इक्वल हो जाएगी। अब ये है बात कि इक्वल किसके होगी, इक्वल होगी प्राइस के। किसके इक्वल होगी, प्राइस के। अब जब हम दो यूनिट्स को कंपेयर करते हैं तो हम दो यूनिट्स को कंपेयर करने के लिए हमें एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर है यूटिल्स में, और प्राइस होते हैं रुपीज़ में। तो रुपीज़ को यूटिल्स से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूटिल्स को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कैसे चेंज करना है, कैसे फाइंड करना है। अब दूसरी कंडीशन भी एक बार देख लेते हैं। वो कंडीशन ये कहती है कि मार्जिनल यूटिलिटी लेस देन है प्राइस ऑफ एक्स। अब इसमें क्या होगा कि कंज्यूमर को लॉस हो जाएगा। वो सेक्रीफाइस तो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन से कम मिल रहा है, तो सफ़र लॉसेज होगा। ही इज़ पेइंग मोर। तो हमने पढ़ा है कि जो DMU होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो रिवर्स में भी चलता है, मतलब ऊपर की तरफ भी चलता है, अपोजिट में। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर पहले कंज्यूमर 3 गुड्स परचेज कर रहा है तो अब वो 2 करेगा। तो जब वो 2 करेगा तो पहले उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 8 थी, अब बढ़ के कितनी हो जाएगी, +2 10 हो जाएगी। तो इसमें जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। तो ही रिड्यूस कंजप्शन, तो अब वो क्या करे, कंज्यूमर अपना कंजप्शन को रिड्यूस कर देगा। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि वो 3 की बजाय 2 गुड्स को परचेज करना स्टार्ट कर देगा। लॉ ऑफ DMU ऑपरेट्स, लॉ ऑफ DMU ऑपरेट होगा लेकिन कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट होगा। MU राइज, उससे क्या होगा, MU राइज हो जाएगा और कंज्यूमर ज़्यादा कमोडिटी परचेज करना स्टार्ट करेगा, जब तक कि ये सिचुएशन किस में ना आ जाए, वापस इक्वल में ना हो जाए, MUX इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। तो ये है कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की सिचुएशन ये रहेगी कि जब MUX इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स हो। अब अगर कंडीशन इसमें से अलग है, भाई ये वाली है या ये वाली है, तो वो वापस इसी कंडीशन में एक तरह से इस्टेब्लिश होगी दोबारा से। नाउ लेट वी डिस्कस द सेकंड कंडीशन। और सेकंड कंडीशन ये कहती है टोटल गेन फॉल आफ्टर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बाद क्या होगा, टोटल गेन फॉल हो जाएगा। सो इट इज़ बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी इज़ फॉलिंग। इसमें क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होनी स्टार्ट हो जाती है, एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम इट बिकम्स स्मॉलर देन द प्राइस पेड फॉर द एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। और उसके बाद क्या हो जाएगी, ये जो एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में भी ये फॉल हो जाती है। इसको मैं अभी एक टेबल से आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो ये वो कंडीशन है जो टोटल गेन है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ इफ़ यू लुक एट द इमेज हियर, ये हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं जो सेकंड कंडीशन को भी एक्सप्लेन करेगी, सेकंड कंडीशन क्या थी और फर्स्ट कंडीशन को भी। हमने ये माना कि भाई कंज्यूमर यूनिट कंज्यूम कर रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ठीक है। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही है। सिंपल है, 2 में डिक्रीज़ हो रहा है। एक ये एजम्पशन है, ये एक एग्जांपल है, इसको ऐसे ले सकते हैं, इसमें कुछ और कोई रीज़न नहीं है। अब मार्जिनल यूटिलिटी पहली कंडीशन क्या है कि प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। तो प्राइस ये माना है कि जो प्राइस ऑफ द गुड्स है वो कितना है, 3 पर यूनिट है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल 3 रुपीज़ है। तो पहली यूनिट जब परचेज़ करी वो भी 3 रुपीज़, सेकेंड यूनिट परचेज़ करी उसका प्राइस 3 है, थर्ड का भी 3 है। तो आप देखेंगे हर एक यूनिट का प्राइस क्या है, 333 है, ठीक है। लेकिन हर एक यूनिट जो है वो अलग अलग सेटिस्फेक्शन देती है। ये कहलाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहली यूनिट दे रही है 10 का, सेकंड दे रही है 8 का, थर्ड दे रही है 6 का, फोर्थ दे रही है 4 का, लेकिन प्राइस सबका सेम है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें वो कंडीशन ढूंढनी है जहाँ पर MUX जिस कमोडिटी को हम स्टडी कर रहे हैं वो X है, इक्वल हो प्राइस ऑफ X के। ये हमारी कंडीशन नंबर 1 है। तो हम देखते हैं
अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी को हम चेंज करेंगे प्राइस में। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी की यूनिट है क्या, यूटिल्स है। तो ये पाया कि एक 1 रुपीज़ के अंदर 2 यूटिल्स आ रही है। कितनी आ रही है, 2 यूटिल्स। ठीक है, सो हमने यूटिल्स को चेंज कर लिया। तो यहाँ पर 10 यूटिल्स है, पहले यूनिट कंज्यूम करेंगे। तो जब हम मनी में उसको कन्वर्ट करते हैं तो हमने ये माना है कि भाई 1 रुपीज़ में 2 यूटिल्स परचेज हो सकती है। तो हमारा रुपीज़ में यूटिल्स कन्वर्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पर 5 इज़ ग्रेटर दैन 3, मतलब MUX इज़ ग्रेटर दैन PX। तो कितना गेन हो रहा है, 2 रुपीज़ का। तो यहाँ पर भी गेन हो रहा है। सेकेंड कंडीशन में 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी MUX इज़ ग्रेटर दैन, तो यहाँ पर भी गेन हो रहा है। थर्ड कंडीशन क्या होगी कि 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और प्राइस क्या है गुड्स का, वो भी 3 है। तो यहाँ पर ये कंडीशन एग्जिस्ट होगी। तो ये वो कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली। दिस इज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये हो गया आपका MUX, और ये हो गया आपका प्राइस ऑफ X। दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, 3 इक्वल्स टू इक्वल। यहाँ पर इसमें आपका गेन तो ज़ीरो ही आएगा, लेकिन ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पर से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेगा। तो वो 3 कमोडिटी परचेज कर सकता है। आपसे सजेस्ट करोगे कि वो 3 कमोडिटी परचेज कर सकता है, 3 कमोडिटी तक उसे कोई लॉस नहीं है, और वो क्या रहेगा, गेन में रहेगा। तो टोटल गेन अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ इस कमोडिटी तक, पहले टोटल गेन यहाँ तक कितना है, 2 है, यहाँ तक कितना है, 3 है। तो यहाँ तक भी टोटल गेन क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस गेन्स को हम ऐड कर सकते हैं। ये क्या निकलेगा, टोटल गेन। भाई टोटल गेन यहाँ तक अगर आप निकालो तो 2 है, फिर ये दोनों प्लस करना पड़ेगा। सेकंड कमोडिटी में 3 है, थर्ड में भी 3 रहेगा ड्यू टू ज़ीरो। उसके बाद टोटल गेन घटना स्टार्ट हो जाएगा। 3 - 1 2, 3 - 2 1, 3 - 3 0। तो ये सेकंड कंडीशन है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बाद, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन के बाद जो टोटल गेन है वो भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ये इसकी कंडीशन नंबर 2 है जो हमने स्टडी की है अभी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी को हमें चेंज करना पड़ता है रुपीज़ में। तो यही यहाँ पर ये बताया हुआ है। सो फार वी हैव लर्न डैट MU इज़ मेजर्ड इन यूटिल्स, हमें पता है कि मेजर्ड होती है यूटिल्स में। बट टू मेक MU कंपेरेबल, MU को कंपेयर करने के लिए प्राइस के साथ, वी नीड टू कन्वर्ट MU यूटिल्स इनटू MU मनी टर्म। तो हमने माना था वहाँ पर कि 1 रुपीज़ में 2 यूटिल्स है उस एग्जाम्पल में, है ना। अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल वो चेंज भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं हो सकता है, वो चेंज भी हो सकता है। नाउ इसका फॉर्मूला सिंपल फार्मूला है, कोई भी फार्मूला होता है जब हम उसकी यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो ये वही है कि भाई MU को कन्वर्ट कर रहे हैं आप मनी टर्म में या रुपीज़ में। तो MU जो जितनी यूटिल्स है आप उसकी जो यूनिट है उससे डिवाइड कर दो। जैसे हमने वहाँ 2 माना हुआ था, तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी किसी कमोडिटी की 12 है तो पहला उसका आ जाएगा ₹6। फिर जैसे जैसे चेंज होती चली जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी, 10 भी हो सकती है, तो ₹5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है, कैसे कन्वर्ट करना है इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कन्वर्जन बताया हुआ है। अब ये बात आती है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए रुपी क्या होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए रुपी इज़ द यूटिलिटी ऑब्टेन्ड व्हेन एन एडिशनल रुपी इज स्पेंड ऑन द गुड। जब कोई एडिशनल रुपी स्पेंड किया जाता है, मतलब एडिशनल रुपीज़ स्पेंड किए जाते हैं किसी गुड्स के ऊपर, तो 1 रुपीज़ में कितनी यूटिल्स आ रही है ये पता होता है। इस सिंपल वर्ड MU ऑफ ए रुपीज़ परचेजिंग पावर ऑफ ए रुपी। ए रुपी का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 रुपी, किसी 1 रुपये की परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।